हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी तैयारी जो है बढ़िया से कर रहे होंगे और आप रेगुलर जो है नए कंटेंट को तैयार, पुराने कंटेंट का भी रिवीजन करते। देखो बच्चों, आज इस लेक्चर में ये केमिस्ट्री का हम पहला लेसन जो है वन शॉट में देखने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का जो है हम जो है निपटारा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। देखो बच्चों, इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है, यानी आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम्स जो है देने जा रहे हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। आपके लिए हम वन शॉट का ये जो वीडियो लेके आए हैं, अगर आप इस वीडियो को एक बार दो बार आप देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो आपको इस लेसन से जो मैक्सिमम मार्क्स आने वाले हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका अलग से नहीं आएगा और ये आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। आप बिल्कुल मत घबराइए कि अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। ये जो एक दो महीना आपका बचा हुआ है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद हम आपको पूरी तरीके से बताते रहेंगे कि कैसा किस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और कंप्लीट तैयारी हम आपकी करवाने वाले हैं। तो चलिए, आज हम विलयन को जो है अच्छे से समझने वाले हैं। इस लेक्चर्स में ही हम पूरे लेसन को देखने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल घबराना मत। देखना, अभी आपका पूरा लेसन जो है तैयार हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। तो इस वन शॉट वीडियो में आप जितने लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर है विलयन, देखो यूपी बोर्ड का ये सबसे पहला लेसन बनता है, यानी जो विलयन है ये यूपी बोर्ड का सबसे पहला लेसन बनता है और इस लेसन से लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं और साथ में न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस लेक्चर्स में हम जो है जितने टाइप्स के डिफिनेशन, जो भी परिभाषाएं बनती हैं, इस सब को हम जानने वाले हैं। न्यूमेरिकल के लिए हम अगले लेक्चर्स में इसके बारे में वन शॉट का एक वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज इस लेक्चर में सबसे पहले जितनी भी छोटी और बड़ी परिभाषाएं आपकी पूछी जाती हैं उन सब को समझने वाले हैं और अच्छे से जानने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि विलयन होता क्या है, तो चलिए एक डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में जो है हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो वाटर है, क्या है, ये जल है। एक जल ले लेते हैं और इस जल में हम कोई पदार्थ जो है दूसरा जो है घोलते हैं। अब दूसरा पदार्थ क्या होगा हमारा, दूसरा पदार्थ जो होगा हमारा विलय। अब विलय क्या है, कहने मतलब ये विलय हमारा इस जल में जो है घोला जाता है। कहने मतलब दो पदार्थ इसमें आपको देखने को मिलेंगे, एक विलय होगा और दूसरा विलायक। ये जल जो होता है इसे हम विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक। और जो इसको घोला जाता है जिसको, उसे हम विलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलय। तो कहने मतलब इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी विलय और विलायक। भाई चीनी को पानी में डालोगे तो क्या होगा, घुल जाएगा ना। तो इस तरीके से जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण ये होता है कि एक ही जैसा दिखे। कैसा दिखे, एक ही। यानी अगर इसकी फेज की बात करें, प्रवस्था का मान देखा जाए तो एक ही होगा, यानी एक ही अवस्था प्राप्त होगी। यानी जब दो पदार्थ को आपस में मिलाएंगे और वो मिलने के बाद केवल एक ही जैसा दिखे तो उसे हम विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। बात समझ में आई। अब दूसरी बात ये समझ लो कि ये है विलायक। ये कौन है, विलायक। जब क्या है, विलायक। देखो, जो ज्यादा होता है वो होता है विलायक और जो कम होता है, थोड़ा सा डालते हैं, वो होता है विलय। तो विलायक और विलय के आपस में मिलने से जो बनता है उसे विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन। अब विलयन की एक खास बात आप याद रखिएगा कि इसमें दोनों मिलाने पर, भाई मिलाया कितने हो, दो मिलाए हो ना, एक विलय मिलाया हो और दूसरा विलायक में मिलाए हो। तो विलायक और विलय को आपस में मिलाने से दो मिलाए हो और एक ही फेज दिखेगा। अरे मिलने के बाद चीनी और पानी को अगर मिलाते हो तो कैसा दिखता है, पानी जैसा ही दिखता है। तो एक ही अवस्था दिखती है। तो जब एक अवस्था दिखे तो उसे हम विलयन बोलते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या विलय और विलायक को आपस में मिलाने से जो बनता है वो विलयन कहते हैं। भाई एक इसमें विलय है और दूसरा विलायक
हम दोनों को जान लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत आपको आगे पड़ती रहेगी। विलय कौन होता है, विलायक कौन होता है? देखो, जिनकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है। कैसे होती है? जिनकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे हम विलायक कहते हैं। आप देख रहे हैं कि चीनी को पानी में मिलाते हैं तो पानी ही जैसा दिखता है, तो जो पानी जैसा ही दिख रहा है, और किसमें मिलाए थे? पानी में ही मिलाए थे, तो जो ज्यादा मात्रा में होता है वो हमारा विलायक कहलाता है। यानी जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है वो विलायक बोला जाता है। और जो दूसरा आपने मिलाया है, दूसरा कंपोनेंट्स जिसको आपने मिलाया है उसे विलय कहते हैं। विलय क्या है? यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो विलायक यहाँ पर जल है, जल जो है विलायक है। जल कौन है? विलायक है। और विलय जो है, यहाँ पर मान लीजिए हमने चीनी डाला है, शुगर डाला है, तो चीनी हमारा विलय। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से नमक को अगर आप जल में डिजॉल्व करते हैं तो नमक का जलीय विलयन जो है, नमक जो है विलय होगा और जल हमारा जो है विलायक होगा। तो उम्मीद करता हूं विलय और विलायक आपको समझ में आ गया हो। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपने दो द्रव आपस में मिलाए हो, दो द्रव को आपस में मिलाया गया हो, तब आप कैसे बताओगे विलय कौन है, विलायक कौन है? तो एक बात ध्यान रखना, जो ज्यादा मात्रा में होगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो हमारा विलायक होगा, और जो कम मात्रा में होगा वो हमारा विलय होगा। समझ में आ गया होगा? देखो, अगली डिफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा गया है, वो है विलयता से आप क्या समझते हैं, या किसी पदार्थ की विलयता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें दो बातें हैं, अगर आप समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा विलायक है, ये हमारा है विलायक, और ये जो विलायक है वो 100 ग्राम है। कितना है? विलायक हमारा जो लिया गया है वो 100 ग्राम है। अब इसमें हम जितने पदार्थ की मात्रा, यानी जितनी पदार्थ की मात्रा विलय करते हैं, भाई आप विलयन पढ़ रहे हो ना, तो विलयन में एक विलय होता है और दूसरा विलायक होता है। और एक बात याद रखना, स्थिर ताप पर, यानी हम बात किस पर करेंगे? स्थिर ताप पर। एक शब्द यहां बढ़ा लेना, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। अब स्थिर ताप पर अगर देखा जाए तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ इसमें डाल रहे हैं, पदार्थ इसमें घोल रहे हैं, स्थिर ताप पर पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक, यानी विलायक कितना लिया गया है? 100 ग्राम लिया गया। जितनी पदार्थ की मात्रा घोला जाए और आसानी से घुल जाए, यानी संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए, आसानी से उसमें घुल जाए, तो वह पदार्थ की जो है वह उसकी विलयता कहलाती है। यानी स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को, कितने ग्राम को? 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो, यानी जितने पदार्थ की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है वह उसकी पदार्थ की विलयता कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? जिस पदार्थ को आप घोलने जा रहे हो उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को, कितने को? 100 ग्राम विलायक को, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो, वह पदार्थ की विलयता कहलाती है। बात समझ में आई नहीं? यानी अब ये जो है 100 ग्राम हमारा विलायक है, जिसमें कितना पदार्थ घोल दें जो कि वो एक संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए, तो वह पदार्थ की विलयता कहलाती है। उम्मीद करता हूं विलयता समझ में आ गया होगा, जो आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है। देखो बच्चों, अगले टाइप का जो आपका क्वेश्चन इसमें बनता है वो होता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। इनमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो स्थिर ताप पर जिस विलयन में, भाई संतृप्त विलयन, तृप्त यानी जो पूरी तरीके से घुल भी जाए और साथ में कुछ बैठा हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा पात्र है और इसमें जो है हमने दो चीजें घुला है, एक इसमें जो है जल है और दूसरा जो है शुगर है, चीनी और जल दोनों को मिला करके हमने संतृप्त विलयन बनाया है। तो अब कैसे जानोगे चीनी और जल का ये संतृप्त विलयन है? तो इसकी पहचान ये है कि स्थिर ताप पर जब इस पर हम देखेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो है पदार्थ तो ज्यादा से ज्यादा घुला ही है, साथ में नीचे जो है कुछ मात्रा में जो है यहाँ शुगर जो है बैठा भी रहेगा, यानी हल्का फुल्का नीचे जो है चीनी की मात्रा हमें दिखाई भी देगी। तो
तो यह मान लेंगे कि अब इसमें और अधिक घोला नहीं जा सकता है, ये संतृप्त विलयन जो है तैयार हो गया। तो आप बताओगे कैसे? आप इसको ऐसे बताएंगे कि स्थिर ताप पर जिस विलयन में, किस विलयन में भाई, जिस विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। यार ये चीनी कौन है? चीनी जो है हमारा विलय है, यानी विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और साथ में नीचे कुछ बैठा भी हो। कैसा हो? नीचे कुछ बैठा हो, तो इस प्रकार के बने विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी अंग्रेजी में कहा जाता है। स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और साथ में नीचे भी कुछ बैठा हो, तो इस प्रकार के बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे इसको आप ठोस चीनी इधर लिख दीजिए और रिवर्स में लगा के ठोस चीनी का विलयन, यानी ठोस चीनी तो उसमें घुला ही होगा, साथ में कुछ जो है उसमें नीचे देखने को भी मिल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं। अब हम इसी पर जान लेते हैं असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, यदि किसी विलयन में जो उसकी विलयता है, अब विलयता मान लीजिए कि कोई हमारा 100 ग्राम में 30 ग्राम घोला जा सकता है और 30 ग्राम के बजाय उसमें और कम घोल दिया जाए, 28 ग्राम घोला गया हो, 27 ग्राम घोला गया हो, और जबकि विलयता उसकी कितनी है? 30 ग्राम है, तो 30 ग्राम 100 ग्राम में घोला जा सकता है। तो यदि किसी विलयन में उसकी विलयता से कम मात्रा में विलय की मात्रा घुली हो, तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कहने का मतलब संतृप्त विलयन ना बना हो और उससे कम की मात्रा उसमें घुली गई हो, जितने में संतृप्त विलयन बनता हो उससे कम मात्रा में अगर हम पदार्थ की मात्रा घुली हो, तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जिस स्थिर ताप पर जिस विलयन उसकी विलयता से कम मात्रा में विलय की मात्रा कम होती है, उसकी विलयता से विलय की कम मात्रा घुली होती है, उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ की विलयता जो है 30 ग्राम जो है प्रति 100 ग्राम में घोला जा सकता है, यानी 100 ग्राम विलायक में 30 ग्राम जो है घोला जा सकता है, और उस विलयन में सिर्फ व सिर्फ विलय की जो है 28 ग्राम ही घुला हो या 27 ग्राम ही घुला हो, तो इस प्रकार से बने विलयन को जो है उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जिस पदार्थ की विलयता जितनी होती है, अगर उससे कम मात्रा में विलय की मात्रा घुली होती है, तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गई बात? देखो बच्चों, इसी प्रकार अगला जो इसमें पूछा जाता है कि अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना भाई, जो आपका संतृप्त विलयन है, कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। देखो ये अति संतृप्त विलयन जो होता है ये एक विशेष परिस्थितियों में ही बनता है, यानी ऐसा नहीं कि ये हमेशा बनाया जाता है, जब कोई विशेष परिस्थिति आती है तभी यह विलयन जो है बनता है। तो आप कह सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों में जब हम संतृप्त विलयन में, कौन सा विलयन जो सबसे पहले हमने बताया, संतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा डाल दी जाए, किसकी? विलय, यानी संतृप्त विलयन हमारा बनके तैयार हो गया, उसमें थोड़ा विलय और डाल देते हैं। तो जब संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा और अधिक डाल दी जाती है, तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अति मतलब ज्यादा, अत्यधिक, और विलयन में यानी जो संतृप्त विलयन है उसमें अगर विलय की मात्रा और अधिक डाल दी जाए तो जो बनता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गया? अति संतृप्त विलयन क्या? अति मतलब अत्यधिक, यानी ज्यादा मात्रा में विलय डाल दोगे तो जो विलयन बनेगा उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अब दूसरी बात यह है, ये एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल, इसका जो फार्मूला है Na2H2O3 into 5H2O, यानी Na2H2O3 into 5H2O जो होता है ये सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल का फार्मूला। किसका फार्मूला है? क्रिस्टल का फार्मूला है, जिसमें 5H2O वाटर लगा होता है। अब इसको अगर हम गर्म करते हैं, यानी इसके क्रिस्टल को सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को अगर हम गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो यह जो है सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ये अपने ही जल में घुल करके जो है अति संतृप्त विलयन बनाता है।
यानी अति संतृप्त विलयन जो है प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। इस विलयन में अगली कड़ी में हम देखने वाले हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। ये जो विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे विलयन की मोलरता क्या होती है, यानी विलयन की मोलरता से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और जब भी ये पूछा जाता है तो इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल का जिक्र हम जो है अगले लेक्चर्स में करेंगे। इस लेक्चर्स में हम केवल जो है जो भी डेरिवेशन है या जो भी परिभाषाएं हैं इनको हम कंप्लीट जानने वाले। देखो बच्चों, अगर हम बात करें विलयन की मोलरता किसे कहते हैं तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। भाई हम लेसन कौन सा पढ़ रहे हैं, विलयन पढ़ रहे हैं ना, तो विलयन में विलयन ही होगा। अब विलयन क्या होता है, विलय और विलायक दो लोग को मिला के तो विलयन बनता है। विलायक जैसे मान लीजिए वाटर हो गया, जल हो गया। अब विलय आपका कोई चीज घोला गया है, जैसे शुगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो मान लीजिए हमारा एक विलयन है और हम जब पढ़ रहे हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों में विलयन की मोलरता किसे कहते हैं, तो ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए देखिए इसमें करना क्या है, ये जो हमारा पूरा विलयन है, विलयन का आयतन हम 1 लीटर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1 लीटर। और 1 लीटर में देखो विलयन कब बनता है, जब कोई विलय इसमें घोला जाएगा तब बनेगा। कब बनेगा विलयन, भाई विलय और विलायक के मिलने से बनता है ना। तो मान लीजिए ये हमारा पूरा फिक्स आयतन जो वॉल्यूम हो गया 1 लीटर हो गया, और 1 लीटर में विलय हमने जो है घोला है। विलय के मोल जो होता है भाई, मोल को हम W/M लिखते हैं। क्या लिखते हैं, W/M, यानी W मोल जो होता है, मोल यानी विलय कितना मोल डाले हो, तो जितने मोल होते हैं इसकी कितनी संख्या है, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, यानी जितने मोल्स हम डाल करके 1 लीटर का आयतन बनाए हैं, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल यानी विलय के मोलों की संख्या, कितने मोल्स आपने डाले हैं विलय के, उनकी जो संख्या होती है वो विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, यही लिखा गया है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन, विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख सकते हैं मोलरता बराबर विलय के मोल, किसके मोल, विलय के मोल। आप जानते हैं इसको स्मॉल n से लिखा जाता है, और बटे में विलयन का आयतन क्या होगा, विलयन का आयतन। और ये जो आयतन आप लोगे वो किसमें लेंगे, लीटर में लेंगे। ध्यान रखना, विलयन का आयतन आप किसमें लोगे, लीटर में लेंगे। तो विलय के मोल जो होते हैं, अब ये जो मोल होता है, मोल आपको पता है कि मोल जो n होता है वो होता है W/M। अब ये W क्या है, W जो होता है वो विलय का भार होता है, ये भार होता है। और नीचे जो M है ये उसी का अणुभार होता है। क्या होता है, अणुभार, यानी ये भार बटा अणुभार होता है। तो अब N बराबर W/M जो भार बटा अणुभार है, तो किसका होगा भाई, विलय का ही तो होगा। तो इसको उठा के इसी पे रख देंगे। तो हमारी जो मोलरता बराबर ये हो जाएगा विलय का भार, किसका भार, विलय का भार, जिसको हम स्मॉल W से लिखेंगे, और बटे में क्या है, विलय का अणुभार। क्या होगा, विलय का अणुभार, और बटे में पूरे का बटा हो जाएगा आयतन लीटर में। समझ में आई बात कि नहीं भाई, इसका बटा ये हो जाएगा, और बटे में इसको और ठीक करोगे तो मोलरता को हम कैपिटल M से लिख रहे हैं, और विलय का भार ये आपका W हो जाएगा स्मॉल, और विलय का अणुभार स्मॉल m हो जाएगा। भाई ये स्मॉल m हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये आयतन को हमेशा B से लिखा जाता है। ध्यान रखना लीटर में होगा। तो ये हमारा मोलरता जो है M बराबर W/M × V जो है प्राप्त हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो विलयन की मोलरता होती है वो 1 लीटर आयतन, नीचे कौन है, 1 लीटर आयतन है, तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहते हैं। समझ में आ गई बात। देखो स्मॉल W जो होगा वो विलय का भार होगा, विलय का भार। देखो ये विलय है ना, W की बात हो रही है, तो विलय का भार होगा। और ये स्मॉल m जो है
विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। समझ में आई बात कि नहीं? और यहाँ क्या लिखे हो? V लिखे हो भाई। V जो है ये आयतन, आयतन है। क्या है? विलयन का आयतन। किसका आयतन है? विलयन का आयतन। इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक, किसका? विलयन की मोलरता का मात्रक जो होता है, देखो भाई ऊपर है विलय के मोल और नीचे है आयतन, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। समझ में आ गए? अरे नीचे भाई 1 लीटर नहीं लिए हो भाई, विलयन का आयतन 1 लीटर में लिया गया है और ऊपर मोल सा है, तो इसका मात्रक जो बनेगा मोल प्रति लीटर। समझ में आ गया ना? तो ये विलयन की मोलरता हो गई। अब इसी पे जो आपके दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है विलयन की मोलरता। देखो बच्चों, अगर हम बात करें विलयन की मोलरता से आप क्या समझते हो या मोलरता किसे कहते हैं, तो ध्यान समझिएगा। जैसे विलयन की मोलरता में आपने देखा कि हमारा जो पूरा विलयन का आयतन था वो 1 लीटर था। अब की बार हम आयतन 1 लीटर ना लेकर के इसको किलोग्राम में लेंगे। किस में लेंगे? किलोग्राम में। देखो ये हमारा, मान लीजिए हमारा जो है क्या है, एक विलयन है, विलयन है ना, और इसमें अब की बार जो पूरा ये हमारा विलयन है 1 किलोग्राम विलायक है हमारा। क्या है इसमें? 1 किलोग्राम विलायक लिए हैं। अभी आयतन नहीं, पूरा आयतन की बात नहीं हो रही। अब की बार 1 किलोग्राम विलायक लिया गया है और इसी में जो है 1 किलोग्राम विलायक में हमने जो है विलय घोला है। क्या घोला है? विलय। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल यानी विलय हमने डिसॉल्व किया है। तो आप इसको बताओगे कैसे? यानी अब की बार जो मिलाए हुए हैं 1 किलोग्राम विलायक, विलायक मतलब समझ रहे ना, जैसे मान लो जल है। क्या है? जल। अरे विलायक वो होते हैं जो ज्यादा होते हैं और विलय वो होते हैं जिसको मिलाया गया होता है। जिसको मिलाया जाता है जो थोड़ा सा होता है वो विलय होता है और जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है। तो यहाँ विलायक अब की बार हमने क्या लिया है? 1 किलोग्राम। बात किससे कर रहे हो? मोललता की कर रहे हो। तो मोललता में आपको ऐसे बताना है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, किसमें घोले हो? विलायक को, विलायक में। और विलायक कितना लिए हो? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या। किसकी मोलों की संख्या? विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। और विलयन की जो मोललता होती है इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई परिभाषा कि नहीं? याद हो जाएगा। चलो इसको लिख लेते हैं। मोललता बराबर, मोललता बराबर, आप भाई ऊपर तो वही हो जाएगा, विलय के मोल, विलय के मोल वही रहेगा, सेम टू सेम जैसे इससे पहले आपने लिखा, इसे स्मॉल n से लिखते हैं। और नीचे होगा विलायक का भार, विलायक का भार होगा। और ध्यान रखना हमेशा किलोग्राम में ही लिया जाता है। विलायक का भार किसमें लोगे? किलोग्राम में। और ये जो विलय के मोल होता है आपको पता है n बराबर होता है W/m होता है। क्या होता है? W/m। अब मोललता को हमने कहा कि स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ भी स्मॉल m है तो इसको हम डैश लगा देते हैं। ठीक। और मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोल, भाई n बराबर हमने W/m ले लिया तो ये W/m हो जाएगा। और बटा ये हमने विलायक का भार लिया, विलायक है। देखो विलय को स्मॉल W से लिखेंगे विलय का भार, तो विलायक का जो भार होगा वो हम इसे कैपिटल W से लिखेंगे। ठीक। और ये किस में होगा? किलोग्राम में होगा। अगर मान लीजिए आपने, चलो इसको फिर से लिख लेते हैं, ये इसको नीचे आ जाएगा तो स्मॉल W और स्मॉल m हो जाएगा और गुणे कैपिटल W और ये होगा किलोग्राम में। अगर आप इसको किलोग्राम में नहीं लेते हैं तो m डैश बराबर हो जाएगा W/m गुणे कैपिटल W। अगर आप इसको ग्राम में मान लीजिए ले लेते हैं तो ऊपर जो है 1000 से मल्टीप्लाई करा देना पड़ेगा, तब ये जो है आपका बन जाएगा। तो ये फार्मूला आपका जो होता है विलयन की मोललता कहलाती है। समझ में आई बात? करें m डैश आप लिख रहे हैं, m डैश ये कौन है? ये मोललता है। ये क्या है? मोललता, इसी को मोललता कहते हैं। और ये स्मॉल w कौन है? तो स्मॉल w विलय का भार है। किसका है?
विलय का, देखो W जो होता है हमेशा भार ही होता है, तो अब स्मॉल है तो जो कम होगा उसी का होगा, तो विलय होगा, तो विलय का भार, विलय का भार, और जो कि ग्राम में रहता है हमेशा। और ये कैपिटल डब्ल्यू कौन लिख दिए हो, तो कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, किसका है, विलायक का भार। और दूसरा और क्या लिखे हो, अरे स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम भी लिखा है, ये विलय का अणुभार होगा, किसका होगा भाई, विलय का अणुभार। आप जान रहे हैं कि जो ये लिखे हो W/M, तो स्मॉल एन मतलब विलय की बात कर रहे हो, तो विलय, विलय का भार होगा और विलय का ही तो अणुभार होगा। तो ये इन सब का मतलब हो गया कि ये जो लिखा है। और ध्यान सुनिए, इसके अगर मात्रक की बात करें, यानी इसका मात्रक क्या होता है, किसका, मोलकता का, तो इसका मात्रक ध्यान समझिएगा, कुछ रटना नहीं है भाई, इसका मात्रक क्या है, मोल्स ये हो गया और बटा लगा है, और भार किलोग्राम में है तो मोल प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा, मोल, अरे यन क्या है, मोल ही तो होता है, और प्रति किलोग्राम यही हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, तो ये आपका जो है विलयन की मोलकता कहलाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं जो पूछा जाता है। चलिए अगला जो आपके एग्जाम में जो है ये भी पूछा गया है, ये है पीपीएम में सांद्रता, यानी पीपीएम का कभी कभी मतलब भी पूछ लिया जाता है। तो पीपीएम देखो, पी से होता है, एक पी से होगा पार्ट्स और दूसरे पी से होगा पर, और तीसरे एम का मतलब जो तीसरा एम दिया गया है वो होता है मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, पूछा गया है आपके एग्जाम में, चाहे जैसे पूछा जाए, आप अच्छी तैयारी रखिए, चाहे जैसे पूछा जाए, ठीक। तो ये है कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ये क्या होते हैं, यानी पीपीएम में सांद्रता क्या होती है। तो देखो बच्चों, बहुत आसान है, ज्यादा इसको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए हमारा जो विलायक है क्या है, अरे विलायक जो लिए हो, अब विलायक कौन लोगे, पानी वाली लोगे और क्या लोगे, यानी विलायक मान लीजिए, इसमें सीधी सी बात है, अगर आप ग्राम में लेते हैं, जिसमें लेते हैं, जैसे तैसे, हम यहाँ ग्राम पे लगा के बात कर रहा हूँ, ठीक। तो मान लीजिए हमारा विलायक जो लिया गया है वो कितना लिया गया है, विलायक, विलायक हमने जो लिया है वो 10 लाख लिया है, क्या लिया है, 10 लाख। 10 लाख जानते कितने बोलते हैं, अरे 10 की पावर 6 मतलब 10 के बगलिया जो है कुल मिला के 6 जीरो रहेगा, तब बनेगा 10 लाख। तो 10 लाख में अगर विलय का केवल 1 ग्राम घुला हो, कितना घुला हो, 1 ग्राम, विलय कितना घुला हो, विलय, ये तो विलायक हमारा इतना हो गया, यानी 1 मिलियन हो गया, क्या हो गया, 1 मिलियन। 10 लाख को जानते हो क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। अरे यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, क्यों, 1 मिलियन व्यूज गया है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इसे 1 मिलियन, तो यहाँ 10 लाख जो होगा 1 मिलियन, तो 1 मिलियन विलायक में अगर विलय का 1 मोल घुला हो, कितना घुला हो, विलय का 1 ग्राम घुला हो, ऐसे समझ लो, यानी विलय का 1 ग्राम घुला हो, यानी 10 लाख में विलय का अगर 1 ग्राम घुला हो, तो इसे हम पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। सीधा सा है कि विलयन के 10 लाख ग्राम में, कितने ग्राम में, 10 लाख विलयन के, ये देखो यहाँ पे विलयन के कह रहा है, देखो भाई ये पूरा हमारा जो विलयन होगा, ये विलायक ना करके आप इसको विलयन ले लो, क्या ले लो, विलयन, यानी विलयन के 10 लाख मतलब 1 मिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, यानी कितना ग्राम घुला है, अब जितना घुला होगा भाई, 1 ग्राम घुला है कि 2 ग्राम घुला है, कितना घुला है, तो विलय के ग्रामों की संख्या जो होगी, मात्रा को, उसकी पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। कुल मिला के इतना जान लो कि 1 मिलियन जो हमारा आयतन होगा विलयन का, उसमें कितना घुला हुआ है हमारा ग्राम, अरे 1 ग्राम घुला है, 2 ग्राम, उस हिसाब से परसेंटेज आएगा उसका, तो जो घुला रहता है उसी को पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। यानी 10 लाख से यहाँ बात शुरू होगी कि 10 लाख आयतन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, वो हमारे उसकी पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई बात ना, यानी जो हमारा ये विलयन होगा वो 1 मिलियन हो, और विलय का मोल्स जो हमारा होगा वो 1 ग्राम के ग्राम में होगा, तो जितने ग्राम घुले होंगे वो पीपीएम की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, विलय के पीपीएम में सांद्रता, भाई सांद्रता किसकी बता रहे हो, विलय की बता रहे हैं ना,
तो विलय के पीपीएम में सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। अब ये जो विलय का द्रव्यमान होगा वो ग्राम में, और बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ये भी ग्राम में होगा। अगर विलय का द्रव्यमान ग्राम में है तो ये भी, और ऊपर जो है 10 की घाते 6 से गुणा करा देंगे, क्योंकि 10 लाख में बात करेंगे। समझ में आ गया नहीं? 1 मिलियन में। समझ में आ गया इतना? अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास चीनी है, चीनी के 10 ppm विलयन का अर्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 ppm का क्या मतलब हुआ, तो आप बताएंगे चीनी के 10 ppm, चीनी कौन है? विलय है। तो विलय के 10 ppm विलयन का अर्थ है, क्या अर्थ है? विलयन के 10 की घाते 6 ग्राम में 10 ग्राम चीनी घुला है, घुला है। बात समझ में आएगी नहीं? यानी जो हमारा, अगर चीनी के 10 ppm के बारे में पूछ रहा है, तो विलयन के यानी 1 मिलियन ग्राम में 10 ग्राम चीनी घुला है। अगर ये कहा जाए 20 ppm का क्या मतलब है, तो 1 मिलियन में कितना? 20 ग्राम घुला होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो जितना कहेगा उसी हिसाब से 1 मिलियन में ही हम उसके बारे में बताएंगे। तो समझ में आ गया होगा पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, कि 1 मिलियन में उपस्थित विलय के जो मोल होते हैं वो उसकी पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया ना? बस इतना जानो, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि विलयन की नॉर्मलता से आप क्या समझते हैं, या नॉर्मलता किसे कहते हैं, और इस पर न्यूमेरिकल दिया रहता है। तो अब आपको विलयन की नॉर्मलता जानने की आवश्यकता है। तो विलयन की नॉर्मलता की अगर हम परिभाषा की बात करें तो बड़ा आसान है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, यानी अब की बार विलयन का आयतन क्या कितना लेंगे हम? 1 लीटर। मान लो हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में पूरा विलयन का आयतन जो हमने लिया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या लिया है? विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन कितना लिया है? 1 लीटर। किसी विलयन के 1 लीटर में, यानी विलयन का आयतन हमने कितने लिया? 1 लीटर। 1 लीटर में उपस्थित विलय के मिली तुल्यांकों की संख्या, किसके? विलय के मिली तुल्यांकों, यानी इसमें जो विलय है, विलय के। अब यहाँ मिली में लोगे तो मिली के हिसाब से बात करेंगे, अगर ग्राम में लेंगे तो ग्राम के हिसाब से बात करेंगे। ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक की संख्या, यानी कितना ग्राम इसमें डिजॉल्व किया गया है। देखो हम यहाँ मिली वाला नहीं बता रहे हैं, ग्राम वाला बता रहे हैं। तो यदि विलयन का आयतन 1, यानी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, यानी विलय हमने इसमें कितना ग्राम घोला है, उसकी कितना तुल्यांक है, उसकी जो संख्या होती है वो विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। समझ में आ गया? किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन, किसमें? विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसके? विलय के। विलय जान रहे हो ना? विलय मतलब वो होता है जिसको आपने घोला है, और जिसमें घोला है वो आपका पूरा जो है विलायक होता है। तो पूरा, और विलय और विलायक दोनों जब मिल जाता है तो विलयन बन जाता है। विलयन का मतलब समझते हैं कि नहीं भाई? विलयन जो होता है, विलयन, ध्यान समझे रहो इसको, विलयन पढ़ रहे हो। विलयन में विलय होता है और साथ में विलायक होता है, इसको मत भूलना। और हमेशा विलय कम होता है, यानी विलय कम रहता है और विलायक जो होता है वो ज्यादा रहता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ज्यादा वाला जो होता है वो विलायक होता है और जो कम रहता है वो विलय होता है। समझ में आई बात कि नहीं? अगर कम और ज्यादा के हिसाब से देखोगे, और अगर आप जो है ये पानी और चीनी के हिसाब से देखते हो तो चीनी हमेशा विलय होगा और पानी हमेशा विलायक होगा। समझ में आ गया? तो हमारा किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अगर हम बात नॉर्मलता की करें, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर होता क्या है? तो नॉर्मलता बराबर आप लिख सकते हैं विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक। ऊपर जो होगा विलय के ग्राम तुल्यांक होगा और नीचे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब वो किसमें लियोगे? लीटर में लेंगे। किसमें लेंगे? लीटर में।
अब ये जो आपने ऊपर विलय का ग्राम तुल्यांक लिखा है, तो ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर, इसको जान लेते हैं। तो ये होता है विलय का द्रव्यमान। अरे विलय की बात कर रहे हो ना, किसी बात कर रहे हो, विलय का ही बात कर रहे हो। तो विलय का ग्राम तुल्यांक अगर देखा जाए, विलय का ग्राम तुल्यांक, तो ये विलय का द्रव्यमान, अरे विलय का द्रव्यमान, और द्रव्यमान को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे। विलय की बात हो रही है स्मॉल w, और बटे में तुल्यांकी द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। तुल्यांकी द्रव्यमान को हमेशा कैपिटल ई से लिखा जाता है। अब मामला फिर फंसा, ये तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, देखो इसको भी अगर जानना चाहते हैं तो तुल्यांकी द्रव्यमान जो होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान, इसको भी जानना चाहो तो जान लो। तुल्यांकी द्रव्यमान ई बराबर जो होता है वो होता है, सकते हैं, पदार्थ का अणु भार। कौन सा भार, अणु भार, अरे जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हो। अब बटे में पदार्थ की अम्लीयता, पदार्थ की अम्लीयता। अब कौनो जरूरी नहीं है अम्लीयता, अगर वो जैसा पदार्थ होगा वैसे लिया जाएगा। पदार्थ अम्लीय है तो उसकी क्षारीयता ली जाएगी, और अगर क्षारीय है तो अम्लीयता ली जाएगी। पदार्थ की अम्लीयता अथवा क्षारीयता, अथवा क्षारीयता। तो इसको जब आप रखोगे, यानी उस पदार्थ का आप अणुभार निकालोगे, जो भी अणुभार होगा ले लेंगे, और उसके बाद उसकी अगर अम्ल है तो उसकी क्षारीयता ले लेंगे, क्षार होगा तो अम्लीयता से भाग दे देंगे, तो हमें तुल्यांकी द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये विलय का ग्राम तुल्यांक, विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, इसको उठा के इस पे रख देंगे, तो हमें नॉर्मलता कैपिटल M बराबर मिल जाएगा। विलय का देखो यहाँ पर ये W है, विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान कौन है, W, स्मॉल w, और इसका तुल्यांकी द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान स्मॉल w, तुल्यांकी द्रव्यमान E, और विलय का आयतन आप जानते ही हो, वो भी लीटर में। ठीक, इसको और ठीक करोगे तो स्मॉल w अपान ये आ जाएगा E और गुणे V, और वो भी लीटर में। अगर यहाँ पे लीटर के बजाय आपने ml में लेंगे तो ऊपर जो है 1000 से गुणा करा देंगे। समझ में आई बात कि नहीं। अब अगर इसके हम देखो इसमें कौन क्या है, तो n बराबर जो लिया गया है, n बराबर ये कौन है, ये है भाई n क्या है, स्मॉल w कौन है, और ये उसके बाद E कौन है, कैपिटल E क्या है, और फिर V कौन है। ये सीधी सी बात है, n जो है ये नॉर्मलता है, नॉर्मलता, इसे नॉर्मलता लिखा जाता है, और W जो है ये विलय का भार होगा, किसका होगा, विलय का भार हो जाएगा, और E जो है ये तुल्यांकी भार हो जाएगा, विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार जिसे बोलते हैं, या तुल्यांकी द्रव्यमान भी कह सकते हैं। और ये V जो है ये आयतन है, क्या है ये, आयतन, और यहाँ पर लीटर में लिया गया है। ठीक, कुल मिला के V जो होता है वो आयतन है। समझ में आ गई बात। अगर आप यहाँ लीटर के बजाय लेते हैं तो n बराबर आपका W अपान E गुणे V जो होगा, अगर ये ml में है तो ऊपर तुरंत जो है 1000 से हो जाएगा, ऊपर जो है 1000 से गुणा करा देंगे। ऊपर जब 1000 से गुणा कराओगे तो आराम से ये ml में रहेगा, तब भी काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब इसके अगर हम यानी इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बराबर, देखो ऊपर क्या है, ग्राम तुल्यांक है, तो जिसे हम तुल्यांक बोलते, क्या बोलते हैं, तुल्यांक, और नीचे क्या है, लीटर, आयतन कैसा है, लीटर, तो ये हो जाएगा तुल्यांक प्रति लीटर, ये इसका मात्रक जो है हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो है विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया होगा, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में खूब पूछा जाता है वो है मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, या मोल अंश से आप क्या समझते हैं। मोल अंश कह लो और चाहे इसी को मोल प्रभाज कह लो। अब ये मोल अंश क्या होते हैं, देखो मोल अंश, देखो मान लीजिए ये हमारा भाई विलय लेसन पढ़ रहे हो तो विलय नहीं होगा, अब विलय में दो लोग, मान लीजिए आपने इसमें विलय और विलायक मिलाया है, क्या मिलाया है, इसमें विलय मिलाया है, विलय, और दूसरा क्या मिलाया है, विलायक मिलाया है, विलायक। समझ में आई बात कि नहीं। एक चीज तो आपने विलय का मोल विलय लिया है और दूसरा आपने विलायक लिया है।
अब विलय में कुछ भी हो सकता है, जैसे चीनी ले लिए हो, नमक ले लिए हो, अल्कोहल ले लिए हो, कुछ भी ले लिए हो। अब विलायक जो है आपका पानी ही ले लो, पानी, पानी सबसे बढ़िया है, ठीक। तो अब विलय और विलायक ये आपने दो चीज मिला करके एक विलयन बनाया है। अब आपसे कह रहा है कि ये बताओ विलय का मोल प्रभाज से आप क्या समझते हो। यानी आपसे पूछा गया कि विलय मोल प्रभाज से आप क्या समझते हो। अगर मोल प्रभाज से कहा जाए या आप किसी एक आपसे यही कहा जाए कि मोल अंश से आप क्या समझते हो, मोल अंश, मोलों का अंश, ठीक। तो ध्यान समझिएगा भाई, इसमें किसी घटक का मोल, देखो इसमें कितने लोग मिलाए गए, आप इसमें कोई जरूरी नहीं है कि विलय और विलायक ही मिला लो, आप इसमें 3 जने मिला दो, ए बी सी, 3 जने मिला सकते हो, 4 जने मिला लो, ए बी सी डी, 4 जने मिला लो, तो चारों जने का अलग अलग मोल प्रभाज निकाला जाता है। और जिसका भी मोल प्रभाज आपको निकालना है उसके मोल ऊपर रख दो और नीचे जो है जे जने मिलाया रहा टोटल मोल ले लो। समझ में आ गया नहीं। तो अब घटक इसमें अगर बात कर रहे हो तो हमने एक विलय लिया है, एक विलय ले लिया है और दूसरा विलायक ले लिया है और दोनों जने विलायक विलयन बनाए हैं। तो अब इसमें अगर कहा जाए कि बताओ भाई विलय का मोल प्रभाज से आप, यानी विलय के मोल प्रभाज से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि विलय का मोल और फिर कुल मोल के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आई बात। अब आप घटक की बात करते हैं, मान लो घटक इसमें ए है, ये जो हमारा विलय बना है इसमें घटक का मतलब जाना था कई जने बांटे, तो ये हमारा घटक ए है और घटक बी है, दो जने मिलाए, दो घटक है। तो अब कहा गया किसी घटक का मोल प्रभाव, अब चाहे ए की बात करो और चाहे बी की बात करो, तो किसी भी घटक का मोल प्रभाव उसके मोल, जिसके बात कर रहे हो उसका मोल और टोटल मोल जय जने हुए जय घटक उनके कुल मोल के अनुपात को घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यही हमने लिखा है कि किसी घटक का मोल प्रभाव उस विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या, यानी जिसका मोल प्रभाव आप बताने जा रहे हो उस घटक की मोलों की संख्या तथा कुल घटकों की मोलों की संख्या, यानी जय जने मिलाए हो सब के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाव कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। मोल जो होता है, मोल किसी का मोल जो होता है, मोल बराबर होता है भार और बटे अणुभार। क्या होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार, इतना जानते हो ना। अरे मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। तो देखो अगर अब मान लो माना विलय का मोल, विलय है ना, विलय वाला कम रहा है तो का स्मॉल एन है, तो और विलायक का मोल कैपिटल एन है, विलायक ज्यादा रहे ना तो का कैपिटल मान लियो। और तो इतना समझ में आया, विलायक का मोल कैपिटल एन है तो कुल मोल भैया जोड़बो तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन नहीं हो जाएगा। अरे विलय का मोल स्मॉल एन है, यानी जो घोरे हो के मोल स्मॉल एन और जहमा घोले हो उसका कैपिटल एन, कुल मोल इतना। तो अगर आप विलय का मोल प्रभाज निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, विलय का मोल प्रभाज या इसी को मोल अंश कह ले, तो विलय की बात करो, किसकी बात कर रहे हो, विलय की। तो विलय कौन है स्मॉल एन है ना, तो स्मॉल एन ऊपर कह दियो और कुल मोल नीचे कह दियो, यानी विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोल और बटे कुल मोल। समझ में आ गए। तो ये विलय का मोल है, स्मॉल एन कौन है विलय का मोल। आप ऐसे लिख सकते हैं ये है विलय के मोल, क्या है ये विलय का मोल और बटे वहां कुल मोल, ये कौन है कुल मोल, टोटल मोल है कुल मोल। इसी तरीके से अगर हम बात करें विलायक का मोल प्रभाज, किसका विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का जो मोल प्रभाज, विलायक क्या है कैपिटल एन है ना, तो ये हो जाएंगे कैपिटल एन और बटे कुल मोल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये है विलायक का मोल, क्या है ये विलायक का मोल और नीचे का लिए हो कुल मोल। समझ में आएगा कि नहीं समझ में आओ। अरे जी के मोल प्रभाज निकाले के बाद वहां के मोल ऊपर ले लियो और नीचे टोटल मोल ले लियो। अब 3 जने अगर मिलाए होंगे
तो n प्लस n एक आध जने कौन ले लियो फिर समझ में आएगा नहीं। जैसे 3 जने मिलाया होगा तो कुल मोल निचवा रहे जरूर उनका और ऊपर जेकर बात करत रहा वो के मोल रहे। और मोल बराबर आप जानते हो भार बटा अणुभार, यानी उसी का भार होगा उसी का अणुभार होगा। तो ये आपका हो गया विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। एग्जाम में आपसे चाहे जैसे पूछे मोल प्रभाज अगर पूछता है तो आप सीधा सीधा कहिए, क्या कहोगे, देखो ध्यान समझिए। किसी पदार्थ का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या, ध्यान समझिएगा, उसके जिस पदार्थ की बात कर रहे हो उसके मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उसका मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आ गया ना। जिसकी मोल प्रभाज की बात की जाए उसका मोल ऊपर रख दीजिएगा और टोटल मोल्स जो है नीचे रख दीजिएगा और दोनों का अनुपात जो होगा वो उसका मोल प्रभाज कहलाता है। अब चाहे इस विलायक का बात करो, चाहे विलय का बात करो, चाहे केहू और मिलाए हो के बात करो, तो इस तरीके से मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाते हैं। एक बात जाने रहेगा कि किसी भी विलयन में जो जितने भी मोल अंश होते हैं यानी मोल प्रभाज होते हैं उन सब का योग एक होता है। उन सब का योग जो होता है एक होता है। मान लो आपने विलय और विलायक मिला करके मोल प्रभाज बनाया है, अरे विलय और विलायक मिला करके आपने विलयन बनाया है, तो अगर एक जने के मोल प्रभाज आप निकाल लेते हैं तो एक मास से घटाए तो देखिए जने अपने आप निकल के आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं। कुल मिला के आप विलयन में, जैसे मान लो यहाँ 2 लोग हैं तो विलयन में सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग एक होता है। समझ में आई बात कि नहीं। यानी जय जने मिलाए होंगे उन सब के घटकों का योग एक होता है। तो एक मास से अगर जान लो 2 जने मिलावा गया है, एक जने मोल प्रभाज मेहनत करके निकाल लियो तो एक मास से घटा दो, एक जने का आराम से मिल जाए। ठीक समझ में आ गया होगा कि मोल प्रभाज क्या होता है और किस प्रकार निकाला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो है हेनरी का नियम। देखो बच्चों एक बात जाने रहेगा, इस वीडियो में आपको कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया होगा सारे क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेनरी का नियम जो है होता क्या है। देखो बच्चों हेनरी का नियम, हेनरी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने गैस की द्रव में विलयता के आधार पर अपना नियम दिया है जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हेनरी साइंटिस्ट का नियम किस पर आधारित है तो गैस की द्रव में विलयता, किसकी, गैस को द्रव में घोला गया है, गैस की द्रव में विलयता पर आधारित है। यह आपके बोर्ड एग्जाम्स में विकल्प में भी पूछा गया है और वैसे भी ये पूछा गया है। तो एक बात तो क्लियर हो गई। देखो ये जो है मान लीजिए ये हमारा द्रव है, ये क्या है, द्रव है और इस द्रव में हम जो है गैस को घोल रहे हैं, द्रव में गैस को घोलते हैं। अब ये गैस किस प्रकार से घुलेगा तो जिस तरीके से गैस पर हम दाब लगाएंगे, भाई आपको द्रव में घोलना है गैस को, तो ये दाब के समानुपाती होता है। कहने मतलब गैस का दाब जितना होगा उसी हिसाब से जो है जल में जो है ये जो है द्रव में जो है गैस घुलता है। तो कहने मतलब गैस की द्रव में विलयता जो होती है वो दाब के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। और ये काम हम कहाँ करेंगे, स्थिर ताप पर, हमेशा जो है स्थिर ताप पर करेंगे। तो ये जो गैस की जो विलयता होगी वो दाब के समानुपाती यानी दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है। यानी गैस पे कितना दाब है उसके आधार पर ये इसमें जो है घुलता है। तो आप कह सकते हैं गैस की विलयता समानुपाती है किसके, दाब के, दाब पर यानी समानुपाती जो होता है, गैस की विलयता जो होती है समानुपाती होती है दाब। अब गैस की विलयता करेंगे समानुपाती और दाब जो होता है वो P होता है। अब इस समानुपाती को हटाएंगे तो ये m बराबर जो होगा देखो समानुपाती हटाएंगे कांस्टेंट लाएंगे। अब चूंकि हेनरी का नियम है तो हेनरी कांस्टेंट रखेंगे और ये हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला मिल जाएगा m बराबर KHP। आप इसमें m क्या है, इसमें m जो है घुली गैस की मात्रा है, घुली गैस की मात्रा यानी कितनी मात्रा गैस की घुली हुई है ये स्मॉल m है। और इसमें P जो है ये दाब है, क्या है, दाब। और जो KH लिखा गया है वो हेनरी स्थिरांक है, क्या है, हेनरी स्थिरांक।
समझ में आई बात की नहीं? तो हमने इसमें लिखा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर। देखो कोई भी रूल्स बताएंगे ब्लेन में तो हमेशा स्थिर ताप पर, ऐसा नहीं कि ताप बढ़ाते रहो और रूल्स बताते रहो, ऐसा नहीं है। कोई काम अगर होगा तो हमेशा रूम टेम्परेचर पे होगा, तो इसलिए स्थिर ताप पहले लगाएंगे। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता, यानी कोई भी गैस के अगर मान लीजिए अणु है, मॉलिक्यूल्स है, तो उसकी द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। हमने लिख दिया गैस की विलेयता समानुपाती दाब। गैस की विलेयता मान लीजिए गैस के जो अणु है उसके m पार्टिकल है, समानुपाती p होगा, तो m बराबर समानुपाती हटाएंगे तो KH लिखेंगे क्योंकि ये हेनरी कांस्टेंट है और ये p हो जाएगा। तो m जो है घुली गैस की मात्रा हो जाएगी, p जो है दाब हो जाएगा और KH जो है हेनरी स्थिरांक हो जाएगा। तो ये है हेनरी का नियम। देखो जब भी हेनरी का नियम पूछा जाता है तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है ये भी जो है आपसे एग्जाम में पूछा, और साथ में हेनरी के अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। तो हम हेनरी के नियम की सीमाएं भी देख लेते हैं और इनके अनुप्रयोग कौन कौन से उनको भी देख। देखो बच्चों अगर हेनरी के नियम की सीमाएं की बात करें तो इसमें कहां की इसकी बाउंड्री है, यानी क्या क्राइटेरिया है इसका। तो हेनरी के नियम की पहली सीमा यह है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं तभी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो वही कहा गया ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, एक सामान्य टेम्परेचर होना चाहिए। और दूसरा जो है गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गैस का दाब जो है बहुत ज्यादा आप लगा दिए हो, तो अगर आप बहुत ज्यादा दाब लगाते हैं तब भी हेनरी का नियम जो है लागू नहीं होता है। और अगला जो इनका क्राइटेरिया है, गैस का विलायक में आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए, यानी जो गैस का विलायक में आप घुल रहे हैं तो उसमें मिलाने पर ऐसा ना हो कि हमारा गैस जो है उसमें मिल जाए, संगुणित तो हो जाए, यानी एक में जो है कोई कम ये दूसरा यौगिक बना ले, तो संगुणित नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात हमारा जो गैस है वो उसमें आयनन यानी टूटना नहीं चाहिए, ना तो आयनित होना चाहिए और ना ही संगुणित होना चाहिए। या आप ऐसे कह सकते हैं कि गैस विलायक में रासायनिक अभिक्रिया ना करती हो, यानी गैस को विलायक में मिलाने पर ऐसा नहीं कि वो गैस जो है विलायक से खुद जो है रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड बना ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है हेनरी के नियम की सीमाएं थी, यानी यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। अब इनके उपयोग की बात करें तो जो एग्जाम में खूब पूछा गया उपयोग, पहला उपयोग तो यह है शीतल पेय पदार्थों में आपसे पूछा जाता है कि जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं इनमें कौन सी गैस उपयोग की जाती है। जैसे आपका कोको कोला हो गया या इस तरीके से बहुत सारे जो गर्मियों में जो है पीने वाला पदार्थ मिलता है, तो वो सब में जो है शीतल पेय पदार्थों में जो है ये हेनरी के नियमानुसार जो है उसमें मिलाया जाता है, यानी इसी के अनुसार जो है उच्च दाब पर जो है गैसों को जो है सील किया जाता है। और दूसरा है समुद्री गोताखोरों द्वारा, यानी जो समुद्र में गोता लगाते हैं, व्यक्ति लगाते हैं, गोताखोर जो होते हैं, तो उनमें जो है हेनरी के नियमानुसार जो है उसमें नाइट्रोजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस में नाइट्रोजन गैस जो है मिला करके रखते हैं। इसका उपयोग जो है गोताखोर जो है करते हैं ताकि जो है बाहर आने पर जब वो नेचुरली ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, यानी बाहर की मास्क हटाएंगे, सिलेंडर वाली गैस का उपयोग करेंगे जब तक रहेंगे पानी, बाहर आने पर वो जब मास्क हटाएंगे तो उनके सीने में जो दर्द होता है उस दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। तो समुद्री गोताखोर जो है जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं वो भी हेनरी के नियमानुसार जो है प्रयोग करते हैं। तो समुद्री गोताखोरों द्वारा जो है जो भी गैस उपयोग किया जाता है वो हेनरी के नियमानुसार जो है लागू होता है। अगला है फेफड़ों में रक्त, यानी जो आप अपने फेफड़ों में रक्त का उपयोग, रक्त में जो O2 CO2 का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंजिंग होता है, वो जो है हेनरी के नियमानुसार जो है रक्त में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो ये तीन उपयोग जो है शीतल पेय पदार्थों में, इसमें भी हेनरी का नियम लागू होता है, समुद्री गोताखोरों द्वारा इसमें भी हेनरी का नियम लागू होता है, और फेफड़ों में जो रक्त का आदान प्रदान होता है ये भी हेनरी का नियम इस पर भी लागू होता है। तो ये तो थे हेनरी के नियम के उपयोग। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो बच्चों अगर हम बात करें राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम जो है इसको इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो है पात्र है जिसमें हम जो है विलायक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? विलायक। इसमें हम जो है विलायक ले लेते हैं। अब विलायक आप क्या लेंगे?
जैसे मान लीजिए जल ले। अब इसमें जो है कोई विलय पदार्थ डालते हैं। क्या डालते हैं? विलय। अब विलय, अब आप कुछ भी ले सकते हैं और ऐसा विलय, एक बात याद रखिएगा, ऐसा विलय लेंगे जो आवाष्पशील हो। कैसा होना चाहिए विलय हमारा? आवाष्पशील हो। आवाष्पशील। आवाष्पशील का क्या मतलब हुआ? आवाष्पशील का मतलब यह हुआ कि इसको डालने पर वाष्पित ना होने पाए। ऐसा नहीं कि मिलाने के बाद वो वाष्प बन के उड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हमारा जो विलय होगा कोई आवाष्पशील हो। तो कहने मतलब जब विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ को घोलते हैं तो होगा क्या? यानी जब कोई हमारा विलायक होगा, शुद्ध विलायक, और उसमें कोई आवाष्पशील विलय को जब घोलते हैं तो इसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? वाष्प दाब में कमी। कमी का मतलब अवनमन हो जाता है, यानी इसका वाष्प दाब घट जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ है जिसका वाष्प दाब हमारा कुछ था, मान लीजिए कोई भी था। अब जब इसको हम वाटर में घोल दिए, विलायक में घोल दिए, तो इसके वाष्प दाब में कमी हो गई। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो किस पर होगा? भाई कमी क्यों हुआ? क्योंकि हमने विलय को जब विलायक में घोला तब हुआ ना। तो जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आप जानते हैं विलय का मोल प्रभाज जो होता है, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, भाई विलय का जो मोल प्रभाज होता है आपको पता है, विलय के मोलों की संख्या, यानी विलय हमारा स्मॉल n अगर है तो विलय की मोलों की संख्या, और नीचे अगर मान लीजिए विलय और विलायक डाला गया है तो इनके कुल मोलों की संख्या के योग के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि राउल्ट के नियमानुसार जब किसी विलायक में कोई आवाष्पशील विलय पदार्थ क्या डाला जाए, कोई आवाष्पशील विलय पदार्थ घोलते हैं, उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब जो घट जा रहा है, आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही हमने लिखा है, कोई नई बात नहीं लिखी है कि राउल्ट के नियमानुसार किसी विलायक में कोई आवाष्पशील विलय पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? अब इसको आप ऐसे लिख सकते, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। तो आप जानते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है ये है P0 माइनस PS। P0 का मतलब हुआ कि शुद्ध अवस्था में जो उसका वाष्प दाब था, और इसमें से PS यानी जब सॉल्यूशन अवस्था यानी जब विलयन बनाया गया तब उसका वाष्प दाब, और बटे में फिर P0 आ जाएगा, और ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? विलय का मोल प्रभाज। विलय को स्मॉल n माना गया है तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये हो जाएगा विलय का मोल प्रभाज। अब अगर ये मान लिया जाए कि हमारा जो n है, n की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, कैपिटल N से स्मॉल n की वैल्यू बहुत कम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते, इसी समीकरण को आप P0 माइनस PS अपान P0 बराबर हो जाएगा n अपान कैपिटल N, यानी नीचे वाले n में स्मॉल n को हम बहुत कम मान लिए, भाई स्मॉल n को ना के बराबर मान लिए, तो ये हमारा n अपान कैपिटल N हो जाएगा। अब एक चीज आप जानते हैं, जो n बराबर होता है स्मॉल n बराबर होता है, भाई n नंबर ऑफ मोल्स विलय के हैं, तो विलय के जो मोल होगा, भाई विलय के मोल होगा तो विलय का भार बटे अणु भार, तो विलय के भार भाई स्मॉल n माना गया है तो भार भी स्मॉल w होगा, और इसका जो अणु भार होगा वो भी ये हो जाएगा। और अगर हम कैपिटल N की बात करें तो ये विलायक का भार होगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल W और बटे कैपिटल M हो जाएगा, भाई विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। इसको हम इसी पर रख देंगे तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा P0 माइनस PS अपान ये P0, ये आ जाएगा n पर रखेंगे तो W अपान स्मॉल m बटे कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा। इसको और ज्यादा ठीक करेंगे जब, तो ये हमारा P0 माइनस PS अपान P0 बराबर हो जाएगा भाई स्मॉल w बटे ये हो जाएगा स्मॉल m, और ये ऊपर जब जाएगा तो कैपिटल M हो जाएगा और नीचे जो है कैपिटल W हो जाएगा। तो
तो ये हमारा जो मिलता है ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और जो है ये अणुभार यम जो है इसमें संबंध को दर्शाता है। भाई राउल्ट का नियम और अणुभार के संबंध को दर्शाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राउल्ट का नियम तथा अणुभार में संबंध बताइए, तो आप इसी को बता सकते हैं P0 माइनस PS अपान P0 बराबर W गुणे कैपिटल M अपान स्मॉल m गुणे कैपिटल W। अब इसमें ये कौन क्या है आप चाहो तो इसको बता सकते हैं। स्मॉल w क्या है, तो स्मॉल w जो है वो है विलय का भार हो जाएगा। भाई जो विलय हमने घोला है उसका भार हो जाएगा। और अगर स्मॉल m की बात करें तो विलय का अणुभार हो जाएगा, विलय का अणुभार। और इसी तरीके से अगर कैपिटल W की बात करें तो विलायक का भार हो जाएगा, विलायक का भार। इसी तरीके से अगर कैपिटल M की बात करें तो विलायक का अणुभार हो जाएगा, विलायक का अणुभार। समझ में आई बात। और इसमें ये P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ये जीरो लगा है ना, जीरो का मतलब हुआ कि इसमें कोई चीज मिला नहीं है। तो P0 बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और PS बराबर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। समझ में आ गई होगी बात। तो ये सब इनके जो है वैल्यू है। तो ये तो बात हो गई आपका राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट का नियम सीधा सीधा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। तो ये जो है राउल्ट के नियम है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है जिसका जिक्र जो है हम अगले लेक्चर्स में वन शॉट में करेंगे। चलिए अब राउल्ट का नियम जब भी पूछा जाता है तो राउल्ट के नियम के साथ इनकी सीमाएं जरूर पूछा जाता है। तो चलिए अब इनके हम सीमाओं की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम राउल्ट के नियम की सीमाओं की बात करें तो पहला सीमा ये है, पहली सीमा ये है कि राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों पर लागू होता है। यानी राउल्ट का नियम जो होता है ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही यानी तन विलयनों पर ही लागू होता है, जबकि सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। पहली बात ध्यान रखिएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो तन विलयन होते हैं इन्हीं पर राउल्ट का नियम लागू होता है, जबकि सांद्र विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। और दूसरा इनका जो सीमाएं है, राउल्ट का नियम अवाष्पशील, यानी ऐसा नहीं कि मिलाने के बाद वाष्प बन जाए, तो ऐसा नहीं, अवाष्पशील पदार्थों के तन विलयनों पर लागू होता है। यानी राउल्ट का नियम अवाष्पशील पदार्थों के तन विलयनों पर लागू होता है, जबकि वाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर, विद्युत अपघट्ट वो पदार्थ होते हैं जिनको जल में डालने पर वो आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो वही कहा गया है कि विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। यानी ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर आयनित हो जाए, ऐसे पदार्थों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विलयनों में वियोजित होकर आयन बनाते हैं। तो ये तो थे कुछ राउल्ट के नियम की सीमाएं। जब भी राउल्ट का नियम पूछा जाता है तो इनकी सीमाएं भी जरूर पूछा जाता है। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहली बात आती है ये क्वथनांक होता क्या है। तो क्वथनांक जो होता है, कोई द्रव जो है जिस निश्चित ताप पर वो उबलने लगे यानी वाष्पित होने लगे, वाष्प बनने लगे, तो वह उस द्रव का वह बिंदु निश्चित ताप जो होता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। कहने मतलब जब कोई द्रव जो है, कोई भी द्रव उस निश्चित ताप पर जिससे वह द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगे तो वह उसका क्वथनांक कहते हैं। पहली बात तो एक क्वथनांक आपको समझ में आ गया होगा कि वह निश्चित बिंदु जिस पर कोई द्रव जो है वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगे तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है इसको ऐसे समझ, जैसे मान लीजिए ये हमारा शुद्ध विलायक है। क्या है ये शुद्ध हमारा विलायक है। अब विलायक कौन होगा, जैसे मान लो जल ही होगा, यानी विलायक है। अब इसमें हम जो है कोई अवाष्पशील पदार्थ को जो है घोलते हैं, अवाष्पशील पदार्थ को जो है इसमें घोलते हैं। भाई किसको घोलते हैं, किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोलते हैं। भाई शुद्ध जल है तो इसका क्वथनांक जो होगा एक कोई निश्चित ताप होगा। अब इसमें थोड़ा सा कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं,
अब आवासशील पदार्थ कौन है भाई? ऐसा जैसे चीनी ले लीजिए, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसको डालेंगे वो वाष्पित ना होता हो, वाष्पित ना होता हो तो उसे हम अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। तो कोई अवाष्पशील पदार्थ जब हम विलायक में घोलते हैं तो ये जो हमारा विलायक होता है इसमें होता क्या है कि इसका क्वथनांक मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 100 डिग्री सेल्सियस था इसका क्वथनांक शुद्ध विलायक का। अब इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो इसका क्वथनांक जो है 100 डिग्री से और अधिक बढ़ जाता है, और अधिक बढ़ जाता है। यानी जो काम 100 डिग्री सेल्सियस पे होने वाला था वो काम अब 100 से अधिक टेम्परेचर पे होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पदार्थ डाले हैं तो वो जो है इसके क्वथनांक को जो है इंक्रीज कर देता है। तो वही यहाँ पर आप इसकी परिभाषा कैसे बताओगे कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, किसी विशुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में उन्नयन क्या हो गया? उसके क्वथनांक में जो उन्नयन हो गया यानी बढ़ोतरी हो गई, वह उसका जो है क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। यानी कहने का मतलब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है या क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। समझ में आ गया क्वथनांक में उन्नयन क्या है? वही हमने लिखा है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब ये जो क्वथनांक में उन्नयन होता है इसका जो फार्मूला हम बताते हैं वो डेल्टा टीबी बराबर लिखा जाता है 1000 केबी बाई डेल्टा टीबी। जो लिखा गया है ये टेम्परेचर है, ये जो है बी इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, बॉयल कर रहा है, अरे उन्नयन हो रहा है ना, तो उन्नयन वाले के लिए हम बी का प्रयोग करते हैं। बी फॉर बॉयल लिखा गया। तो डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी गुणे स्मॉल डब्लू और बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ये हमारा फार्मूला जो है ये क्वथनांक में उन्नयन को जो है प्रदर्शित करता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो आपका डेल्टा टीबी लिखा है, ये डेल्टा टीबी को, ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन है। कौन है ये? क्वथनांक में उन्नयन। इसको ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को, बहुत काम की चीज है। इस पर जो है आपके न्यूमेरिकल जो है आते बहुत है। और दूसरा जो स्मॉल डब्लू लिखा गया है ये विलय का भार है। आप जानते हैं डब्लू में भार ही लिखा जाता है और स्मॉल अगर डब्लू है तो विलय हो। और आपको कैपिटल डब्लू भी देखने को मिल रहा होगा, तो ये हमारा विलायक का भार होगा, विलायक का भार। और क्या दिख रहा है? स्मॉल एम दिख रहा है, तो विलय का अणुभार होगा। कौन होगा? विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। समझ में आ गई बात? और एक चीज आपने देखा होगा केबी, ये केबी कौन है? इसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है, इसे जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। तो ये तो हो गया क्वथनांक में उन्नयन क्या होते हैं और साथ में ये जो भी टर्म यूज किए गए हैं उसका क्या मतलब होता है। अब यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, या आपने देखा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी लिखा है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। इसको अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं तो आप इससे कह सकते हैं कि किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन होता है, कि किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन होता है जो कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर जो उत्पन्न होता है। किसी 1 किलोग्राम विलायक में ब्लीड किसी विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर जो उत्पन्न होता है, जो उन्नयन होता है, वह उसके विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा गया है। तो ये आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी होता है, इसको आप जाने रहिएगा। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और फार्मूला आपको इसी को लिखना है। आप इसी फार्मूले को आप लिख सकते हैं केबी बराबर, भाई अगर आप केबी बराबर लिखेंगे तो ये सब ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा टीबी और गुणे स्मॉल एम और गुणे कैपिटल डब्लू ऊपर हो जाएगा
और बटे में ये आपका 1000 और गुणे जो है फिर आ जाएगा स्मॉल w भाई के भी आपका इधर हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है मोलर उन्नयन स्थिरांक को जो है प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, जैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही आपको लिखना। एक चीज यहाँ पर और आपसे पूछता है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या है, ये आपके विकल्प में भी वैसे भी पूछा गया है। तो एक बात याद रखना, इसकी जो इकाई होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। यानी अगर देखा जाए तो इसकी इकाई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स जो है होता है। तो ये तो था मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं और साथ में क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। देखो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को देखते हैं। हिमांक में अवनमन जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए हिमांक क्या होता है। तो देखो भाई, जब कोई द्रव एक निश्चित ताप पर द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगे तो वह उस ताप का जो है वह उस द्रव का जो है हिमांक कहलाता है। यानी जब कोई द्रव जो है जिस ताप पर एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह उसका हिमांक कहलाते हैं। अब बात आती है हिमांक में अवनमन क्या होता है। देखो सीधी सी बात है कि ये हमारा मान लीजिए हमारा विलायक है, कोई विलायक है, ये हमारा विलायक है। अब इस विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं। क्या घोल देते हैं? आवाष्पशील पदार्थ जो है इसमें डाल देते हैं। अब बार बार बताते हैं आवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं। भाई आवाष्पशील पदार्थ वो होते हैं कि जल में घोलने के बाद वाष्पित ना हो, उसी में पड़ा रहे, तो वो आवाष्पशील पदार्थ जो है जल में घोल देते हैं। और घोलते हैं तो होता क्या कि जो इसका हिमांक होता है, जैसे मान लीजिए इसका कोई हिमांक पॉइंट है जिस पर वो जो है द्रव से ठोस अवस्था में बदलता है। अब जब आवाष्पशील पदार्थ को घोल देते हैं तो उसके हिमांक में जो है कमी आ जाती है। क्या हो जाता है? यानी हिमांक जिस पर वो द्रव से ठोस में बदलना था अब उसमें कमी आ जाती है, यानी उसका हिमांक जो है घट जाता है। तो हिमांक घट जाना मतलब मान लीजिए कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे होना था, अब 0 के बजाय वो उससे और कम पे होने लगा है। पहले वो मिलाने के बाद वो पहले ही जम जा रहा है, तो उसके हिमांक में जो कमी आ जाती है उसी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। अवनमन मीन्स होता है कमी, यानी जो रियल में था उसमें कुछ मिला दिया गया विलायक में तो उसका हिमांक घट जाता है। तो हिमांक का घटना ही हिमांक अवनमन कहलाता है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी विलायक में, यानी कोई हमारा विलायक है, किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, यानी कोई आवाष्पशील पदार्थ को घोलते हैं तो उसके हिमांक में होने वाली कमी, यानी जो उसके हिमांक में कमी हो जाती है उसे उस पदार्थ का हिमांक में अवनमन कहा जाता है। और हिमांक के अवनमन को जो है डेल्टा TF से जो है प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा TF बराबर 1000 गुणे KF लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट का है तो यहाँ F लगाया है तो यहाँ भी F होगा और फिर स्मॉल w होगा, फिर बटे में स्मॉल m होगा और गुणे कैपिटल W होगा। ये फार्मूला जो है हिमांक में अवनमन को प्रदर्शित करता है, जो आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है। कभी कभी फार्मूले पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं, तो इसको आप जाने रहिएगा। अब इसमें ये डेल्टा TF कौन है? डेल्टा TF जो है ये हिमांक में अवनमन है। क्या है ये? हिमांक में अवनमन है। अवनमन, अरे भाई यह क्यों? डेल्टा T टेम्परेचर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, घटोत्तरी हो रही है फ्रीजिंग पॉइंट के, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है फ्रीजिंग के लिए F रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई फ्रीजिंग का पहला अक्षर F है ना, तो इसीलिए F लगाया गया क्योंकि ये फ्रीजिंग हो रहा है, भाई ठोस अवस्था में बदला जा रहा है द्रव को। ठीक, अब यहाँ पर और आपका जैसे दिया है स्मॉल w क्या है? ये हमारा जो है विलय का भार है। क्या है? विलय का भार। और इसमें कैपिटल W दे रखा है, ये है विलायक का भार। क्या है ये? विलायक का भार है। और क्या दे रखा है? स्मॉल m दे रखा है, ये विलय पदार्थ का अणुभार है। विलय का अणुभार, जिसे आप घोल रहे हो उसका अणुभार। और क्या दे रखा है? और आपका KF दे रखा है। अब KF जो होगा एक कांस्टेंट है जिसे
मोलल अवनमन अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये तो था हिमांक में अवनमन क्या होते हैं और ये जो है इसका फार्मूला और इन फार्मूलों के सबके मान क्या होता है। एक चीज और जाने रहिए, ये मोलल अवनमन स्थिरांक आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मोलल अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। तो सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर मोलल अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसकी डिफिनेशन ऐसे बताएंगे कि किसी शुद्ध विलायक के 1 किलोग्राम में, कितने में, 1 किलोग्राम में किसी आवासशील विद्युत और अपघट्य का 1 मोल घोलने पर, कितना घोलोगे, 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे उस पदार्थ का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये इसकी जो है परिभाषा आप बताओगे और इसका फार्मूला जो है, ये जो फार्मूला है सेम इसी को लिखेंगे। अगर आप केएफ के हिसाब से लिखते हैं इसी को, तो यह हो जाएगा डेल्टा टीएफ गुणे स्मॉल एम और गुणे कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा और बटे में 1000 नीचे आ जाएगा और फिर जो है स्मॉल डब्ल्यू जो है नीचे हो जाएगा। तो ये इसका केएफ जो है ये मोलल अवनमन स्थिरांक जो है बोला जाता है। समझ में आई बात? और अगर इसके इकाई की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, तो इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स जो है इसका जो है मात्रक होता है। तो ये तो है मोलल हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं और मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगला टॉपिक हमने जो लिया है, जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, जो विलयन में है, वो है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाता है। और यह प्रासरण दाब किसे कहते हैं और कभी कभी प्रासरण भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रासरण जान लेते हैं, ये होता क्या है, प्रासरण की क्रिया क्या होती है। देखो मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पात्र है जिसमें एक हम झिल्ली लगा दे, झिल्ली है, इस झिल्ली को जो है अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है। अर्धपारगम्य, अरे अर्धपारगम यानी पारगम होता है लेकिन आधे में होता है, अर्धपारगम झिल्ली होता है। अब अर्धपारगम झिल्ली में हम क्या करते हैं, दोनों साइड में विलयन ले लेते हैं और विलयन लेने के पश्चात देखो इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए कम है, इसकी सांद्रता जो होती है कम होती है, सांद्रता कम होती है, और इधर जो विलयन लिए हैं इसकी सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है। अब इसमें होता क्या है भाई, आपने विलय और विलायक दोनों में घोला हुआ है, लेकिन समस्या क्या है, समस्या यह है कि इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता अधिक है। मतलब इसका कंसंट्रेशन अगर देखा जाए, इसमें जो आपने विलय डाला है, देखो ये विलयन की बात हो रही है, ये पूरा जो है हमारा विलयन है, पूरा जो बना हुआ है ये विलयन है। विलयन इधर भी है इधर भी है, इसकी सांद्रता अधिक है। मान लीजिए इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है और इसमें चीनी की मात्रा बहुत कम है। तो अब होगा क्या कि इसमें जो विलायक के कण है यानी जो जल है, वो जल जो है इस अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जो है अपने आप जो है अधिक सांद्रता की ओर चला जाता है। जो विलायक का कण होता है, जैसे विलायक का कण कौन है, वाटर है, पानी है, तो पानी के कण जो है इधर अपने आप जो है झिल्ली द्वारा जो है झिल्ली से इस पार जो है चले आते हैं। क्यों चले आएंगे, क्योंकि इनकी सांद्रता जो होती है अधिक होता है, इसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है और इसको ये घोलने का प्रयास करेंगे और इसको जो है डाइल्यूट करने के लिए जो है विलायक के कण जो है इधर आ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, कम मोलर सांद्रता से इसकी मोलर सांद्रता, ये मोलर सांद्रता कम होती है और इसकी मोलर सांद्रता अधिक होती है। ठीक, तो आप कह सकते हैं इसको कम मोलर सांद्रता से अधिक मोलर सांद्रता की ओर, कम मोलर सांद्रता से अधिक मोलर सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का, कौन सा अणु जा रहा है, विलायक, विलायक के अणुओं का स्वतः अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा जाएगा, किसको पार करके जा रहा है, अर्धपारगम झिल्ली। ये कौन सी झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली है, यानी विलायक के अणुओं का
अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह जो है यानी अपने आप जाना प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। यही हमने प्रासरण में बताया आपको कि कम मोलर सांद्रता वाले विलयन से अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। तो प्रासरण आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि यह अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। यह भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि अर्धपारगम झिल्ली से आप क्या समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, तो देखो वह झिल्ली जिसमें विलय के अणु, किसके अणु? विलय। विलय मतलब होता है जिसको हम घोलते हैं। विलय के अणु एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते, किंतु विलायक के कण जो होते हैं वो एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं। ऐसी झिल्ली को हम जो है अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। जैसे कोसा झिल्ली है और किशमिश की झिल्ली है, तो ये सब झिल्ली जो होती है अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। तो समझ में आ गई होगी बात कि अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं और प्रासरण किसे कहते हैं। प्रासरण जो है कम मोलर सांद्रता से अधिक मोलर सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का, कौन सा अणु जा रहा है? विलायक। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं। तो बात समस्या दाब की है। अब प्रासरण दाब को अगर हम समझें तो यह जो हमारा उच्च सांद्रता वाला विलयन है, इस पर हम दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इस पर हम दाब लगाते हैं, यानी बाहर से हम कुछ दाब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो विलायक के कण है ये इसकी ओर जो आ रहा है उसको रोक दे। यानी आप कह सकते हैं कि अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन पर, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर वह दाब लगाया गया बाहरी वह दाब जिससे विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा रोक दे, उसे हम प्रासरण दाब कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? हमने लिखा है कि उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब, यानी उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं के प्रवाह को, जो विलायक का अणु भाई इधर से इधर जा रहा था, विलायक के अणुओं के प्रवाह को अर्धपारगम झिल्ली से रोक दे, यानी जो जाने से रोक दे, उसे प्रासरण दाब कहते हैं। भाई प्रासरण की प्रक्रिया को रोक दे रहा है तो उसी दाब को तो हम प्रासरण दाब कहेंगे। अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली से आने से रोक दे, उसे हम जो है प्रासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलो दूसरी परिभाषा हम सुना देते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हो। वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने पर उसका वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के बराबर कर देता हो, उसे विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। यानी वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने पर उसका वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब, यानी विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, उसे हम प्रासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इस प्रासरण दाब में जो फार्मूला आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो, एक फार्मूला आपने सुना होगा गैसों के लिए जो प्रयोग किया जाता है, Pv बराबर nRT। आपने सुना होगा Pv बराबर nRT। तो यहाँ P ना लिख करके यहाँ लिखा जाता है पाई V बराबर nRT। अब यहाँ पर आप पाई बराबर लिख सकते हैं N/V RT लिख सकते हैं। और एक चीज आप जानते हैं N/V जो होता है भाई C, सांद्रता C बराबर होता है N/V। तो इसको और ठीक करेंगे अगर आप, तो यह हमारा बन जाएगा पाई बराबर CRT बन जाएगा। यही फार्मूला हमारा पाई बराबर CRT बन जाएगा। अब ये जो R है गैस स्थिरांक होता है जिसे हम S के पदों में लिखते हैं, तो पाई बराबर CST जो है लिखा जाता है। और एक चीज, अगर आप इस फार्मूले पर, ये जो फार्मूला है भाई N बराबर W/M रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा बन जाएगा पाई बराबर N की जगह पे W हो जाएगा, नीचे M हो जाएगा और फिर V हो जाएगा और RT, ये हमारा फार्मूला बनके आ जाएगा। तो ये सब फार्मूला जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में दिए रहते हैं उसी हिसाब से इनको चेंज कर लेते हैं और जैसा टाइप का न्यूमेरिकल रहता है
आराम से इसमें से जो भी पूछे जाते हैं आराम से निकाल लिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, अब इसमें जो टर्म यूज किए गए हैं, जैसे पाई क्या है, इसको आप कह सकते हैं विलयन का प्रासरण दाब है, विलयन का प्रासरण दाब है। V जो है ये आयतन है भाई, V लीटर आयतन, आयतन जो होगा वो हमेशा लीटर में प्रयोग किया जाता है। और क्या है, आप N बराबर देख रहे हैं तो ये मोल है, मोल भाई जिसे मोल बोला जाता है, जिसे W भार बटा अणुभार लिखते हैं। और यहाँ पर जो R प्रयोग किया गया है इसे हम विलयन का स्थिरांक कह सकते हैं, विलयन स्थिरांक। भाई इसे गैस स्थिरांक है लेकिन यहाँ विलयन पर यूज कर रहे हैं तो विलयन स्थिरांक, इसी को जो है यस लिखा जाता है, सॉल्यूशन के लिए एस प्रयोग किया जाता है। और T जो होता है ताप होता है, और यहाँ पर जो T का मान प्रयोग करते हैं, T का मान जो प्रयोग किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में ना हो करके इसे हम केल्विन यानी इसमें 273 और ऐड कर लेते हैं तो इसे हम केल्विन में प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं, केल्विन, यानी डिग्री सेल्सियस में ना लिख करके यहाँ जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो केल्विन में लिया जाता है, यानी इसमें डिग्री सेल्सियस में 273 और जोड़ लेते हैं। और कुछ बचा है, लगभग तो हो गया भाई, B हो गया, R हो गया, N हो गया। अब अगर W/M की बात आएगी तो N बराबर M मोल है, इसको आप W/M लिख लेना, भार बटे अणुभार। तो ये सब फार्मूले जो है प्रासरण दाब को निकालने में जो है प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपका छोटा सा बनता है जो आपके एग्जाम में अक्सर बार बार पूछा गया, प्रासरण और विसरण में अंतर, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको एक चीज और जानने को मिल जाएगा कि विसरण किसे कहते हैं, ये भी डिफिनेशन ये भी पूछा गया है तो आप इसको भी जान जाओगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, जो प्रासरण की क्रिया होती है इसमें अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, तभी प्रासरण की क्रिया होगी। लेकिन अगर विसरण की बात करें तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, यानी विसरण की प्रक्रिया में जो है अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है। और दूसरा जो है, प्रासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, यानी प्रासरण की क्रिया जो होती है इसमें जो विलायक होता है, विलायक के कण जो है, एक विलायक के कण जो है विलयन की ओर जो है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर केवल एक दिशा में जाते हैं। ऐसा नहीं जाते भी हो आते भी हो, ऐसा नहीं है, केवल विलायक के कण जो होते हैं एक दिशा में विसरित होते हैं। जबकि विसरण में ऐसा नहीं है, विलय विलायक की ओर और विलायक विलय यानी किसी भी दिशा में जो है, ये जो है विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं, यानी उधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से उधर भी जा सकते हैं, प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। और अगला है, प्रासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, यानी जो प्रासरण की क्रिया होती है वो सिर्फ द्रव अवस्था में होती है, जबकि विसरण की क्रिया जो होती है ये ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है, यानी इनमें से ठोस, द्रव, गैस में किसी में भी विसरण की क्रिया हो सकती है। समझ में आ गई बात। अगली बात है कि प्रासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, यानी जो प्रासरण की क्रिया होती है इसमें जो विलायक का कण होता है, विलायक मतलब जल, विलायक का कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाता है। लेकिन विसरण क्या होते हैं, विसरण में विलय के कण, कौन से कण, विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, जिसे हम विसरण कहते हैं। तो आप विसरण की परिभाषा अगर पूछा जाए तब वो इसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रासरण और विसरण में अंतर होता है, जो आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछा गया है। चलिए एक टॉपिक और है, उसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि वाट हाफ गुणांक क्या है, यानी वाट हाफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये वाट हाफ गुणांक होता क्या है, तो देखो बच्चों, वाट हाफ गुणांक जो होता है किसी अणुसंख्य गुणधर्म, यानी अब ये बात यहाँ पर एक और फंसेगी कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, इसको भी अभी देख लेते हैं। भाई किसी विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, किसी विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, ना कि उनकी प्रकृति पर, तो उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। ये तो बात होगी अणुसंख्य गुणधर्म की। तो यहाँ पर कहा गया है किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान, यानी जो प्रयोग किए गए हो उसका मान, तथा सामान्य मान के
अनुपात को 1/2 गुणांक कहा जाता है। कुछ नहीं है, बस केवल जो प्रायोगिक मान होते हैं और जो सामान्य मान होते हैं दोनों के अनुपात को 1/2 गुणांक कहा जाता है। अगर हम इसे 1/2 गुणांक के फार्मूले की बात करें तो 1/2 गुणांक बराबर, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, 1/2 गुणांक बराबर अणुसंघ गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटा सामान्य मान, ये होता है 1/2 गुणांक। यानी 1/2 गुणांक बराबर होता है अणुसंघ गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटा सामान्य मान। इसको अभी हम और देखेंगे। अब बात आती है इसमें जो अणुसंघ गुणधर्म है ये क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अणुसंघ गुणधर्म तो वही हमने कहा किसी विलयन का वह गुण, यानी कोई भी विलयन हमारा है तो विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर, तो उसे अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। इसको आप जाने रहेगा, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अब ये अणुसंघ गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, किन किन पर लागू होता है, इनको हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो अणुसंघ गुणधर्म लागू होता है वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पर लागू होता है। और दूसरा जो लागू होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन पर लागू होता है। और तीसरा जो है हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में अवनमन जो होता है उस पर भी लागू होता है। और एक और है प्रासरण दाब। ये चार ऐसे हैं जिन पर जो है अणुसंघ गुणधर्म जो है लागू होता है। अब इसके हम फार्मूले की बात कर लेते हैं डिटेल। जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का जो फार्मूला है P0 माइनस PS अपान P0 होता है और बराबर भाई मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज को मान लीजिए हम x से प्रदर्शित करते हैं, यानी ची से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल I जो है साथ में ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं। भाई I क्या है? I हमारा 1/2 गुणांक है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये I यहाँ पर हमें लगा देना। इसी तरीके से अगर हम क्वथनांक में उन्नयन की बात करें तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, भाई उन्नयन हो रहा है तो डेल्टा T उन्नयन के लिए B का प्रयोग करते हैं और ये बराबर होता है KB। भाई क्वथनांक में उन्नयन जो होगा ये इसके मोललता पर निर्भर करते हैं। भाई क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, भाई आप जानते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है मोललता जानते हैं ना, मोललता बराबर होता है, यानी M बराबर होता है W अपान स्मॉल m, ये मोललता M डैश बराबर होता है W अपान स्मॉल m और फिर कैपिटल W जो कि 1 किलोग्राम में होता है। 1 किलोग्राम विलायक में विलय की मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। तो यहाँ पर डेल्टा T भी समानुपाती m होता है। समानुपाती जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट K लाते हैं और K, अब चूंकि बॉइलिंग पॉइंट उन्नयन के लिए बात हो रही तो यहाँ K भी लिखा जाता है। तो डेल्टा T भी बराबर K भी होता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ व सिर्फ I हमें जोड़ देना है बस, यानी 1/2 गुणांक I जो है इसमें ऐड कर देना, बड़ा आसान है। इसी तरीके से हिमांक में अवनमन जो होता है डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट और ये फिर हो जाएगा KF और ये भी जो है M इसकी मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये समानुपाती हटाओगे K भी लाओगे, भाई यहाँ पर भी डेल्टा TF समानुपाती M के होता है, समानुपाती हटाएंगे K लाएंगे, तो इसमें भी सिर्फ व सिर्फ I हमें जोड़ देना है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अगला जो हमारा है प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब का फार्मूला हमने आपको कई बताए हैं, पाई बराबर CRT, भाई हमने CRT बताया है और PV बराबर पाई भी बराबर NRT भी बताए हैं। तो जो भी फार्मूला आप लगाइएगा उसमें सिर्फ व सिर्फ आपको I लगा देना है। तो इस तरीके से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में भी
जो है 1/2 गुणांक आई ऐड कर देना है, क्वथनांक में उन्नयन में भी आई ऐड कर देना है, और हिमांक में अवनमन में भी आई लगा देना है, और प्रासर दाब में भी आई लगा देना है। इस तरीके से इस पर भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जो है पूछे गए। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस लेसन से जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं सभी टॉपिक पर अगर आप देखेंगे तो लगभग हमने पूरा लेसन जो है कवर कर लिया है एक ही वीडियो में। तो आप इस हमारे वीडियो को देख करके आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि इससे बाहर आपका कुछ आने वाला नहीं है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप सीना ठोक करके एग्जाम देने जाइए, और आपको इस लेसन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब रही बात आपके न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल के लिए हम एक 1 शॉट का अगला वीडियो बना देंगे जिस पर जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं इस लेसन से सारे न्यूमेरिकल जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो भाई, मेहनत हमने इतना किया है, इसके लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।